नमस्कार। मेरा नाम कमरपाल सिंह है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम विश्व इतिहास के एक ऐसे शानदार अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने असल में हमारी आज की इस आधुनिक दुनिया की नींव रखी थी। हम बात कर रहे हैं पुनर्जागरण की, जिसे रेनेसां भी कहा जाता है। अंधकार से प्रकाश की ओर का यह सफर कोई मामूली घटना नहीं है। ये वो वक्त था जब इंसान ने सदियों की लंबी नींद से जागकर फिर से सोचना, तर्क करना और सवाल पूछना शुरू किया। तो चलिए इतिहास के इस बेहद दिलचस्प कालखंड को मिलकर डीकोड करते हैं। आज के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले द अवेकनिंग यानी जागृति को समझेंगे, फिर उन उत्प्रेरकों पर बात करेंगे जिन्होंने इस बदलाव को जन्म दिया। इसके बाद साहित्य और कला में आई क्रांति, फिर विज्ञान और मानवतावाद, और अंत में देखेंगे कि इसका पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, जागृति, अंधकार से प्रकाश की ओर का सफर। चीजों को आसानी से समझने के लिए हम मानव इतिहास को 3 बड़े हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। 5वीं शताब्दी तक का समय प्राचीन विश्व का था, जिसमें महान यूनानी और रोमन सभ्यताएं पनपी। फिर आता है 5वीं से 15वीं शताब्दी का एक बहुत लंबा दौर, जिसे मध्यकाल या अक्सर डार्क एज कहा जाता है। और उसके बाद 15वीं शताब्दी से हमारी आधुनिक दुनिया की शुरुआत होती है। दिलचस्प बात यह है कि पुनर्जागरण ठीक इसी मध्यकाल के अंत और आधुनिक काल की शुरुआत को जोड़ने वाला सबसे अहम पुल है। अब इन दोनों दौर के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। मध्यकाल पूरी तरह से सामंतवाद और चर्च के कड़े नियंत्रण में जकड़ा हुआ था। वहां अंधी आस्था थी और बौद्धिक विकास जैसे मानो पूरी तरह रुक सा गया था। लेकिन इसके ठीक उलट पुनर्जागरण अपने साथ लाया मानवतावाद, तार्किक सोच, विज्ञान और प्रकृति की सुंदरता के लिए एक नई कद्र। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये इंसानी दिमाग की एक पूरी तरह से नई आजादी थी। तो आखिर इस रेनेसां शब्द का मतलब क्या है? दरअसल ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका सीधा सा अर्थ है पुनर्जन्म या फिर से जागना। ये पुराने ग्रीक और रोमन ज्ञान की वापसी तो थी, लेकिन एक बिल्कुल नए, प्रगतिशील और आधुनिक नजरिए के साथ। मतलब ये सिर्फ पुरानी चीजों की अंधी कॉपी नहीं था, बल्कि उसी नींव पर एक बिल्कुल नई सोच खड़ी की जा रही थी। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। वो क्या चीजें थीं जिन्होंने इस बदलाव की चिंगारी को हवा दी? यहां साल 1453 का जिक्र करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये विश्व इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसी साल उस्मानी तुर्कों यानी ऑटोमन साम्राज्य ने कुस्तुतुनिया पर कब्जा कर लिया। ये शहर प्राचीन ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना था। अब जब वहां कब्जा हुआ तो जो बड़े बड़े विद्वान थे वो अपनी कीमती किताबें और पांडुलिपियां लेकर सीधे इटली की तरफ भाग निकले। और सच कहें तो इसी घटना ने इटली में पुनर्जागरण की सबसे मजबूत नींव रखी। लेकिन जाहिर है सिर्फ यही एक कारण नहीं था, कई और चीजें भी एक साथ हो रही थीं। जैसे धर्म युद्ध, जिन्हें हम क्रूसेड कहते हैं, उन्होंने पूरब और पश्चिम के ज्ञान को आपस में जोड़ दिया। इटली के फ्लोरेंस जैसे शहरों में व्यापार से एक नया अमीर मिडिल क्लास उभर रहा था, जिसने कला को खूब सपोर्ट किया। अरब मंगोल व्यापार से भी नए विचार आ रहे थे, और साथ ही पुरानी सामंती व्यवस्था अब टूट रही थी। ये सब मिलकर एक परफेक्ट माहौल बना रहे थे। और इसी बीच 1450 के आसपास एक ऐसा आविष्कार हुआ जो एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। वो था गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। सोचिए, पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, जो बहुत महंगी और दुर्लभ होती थीं। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने से ज्ञान अचानक चर्च की दीवारों से बाहर निकलकर आम लोगों के हाथों तक पहुंचने लगा। ये इतिहास का सबसे बड़ा एम्पलीफायर था। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य और कला के क्षेत्र में आई वो महान क्रांति, जिसे हम एक स्वर्णिम युग कह सकते हैं। इस नए दौर की सोच क्या थी, इसे समझने के लिए पीटर एबेलार्ड का ये कोड बिल्कुल सटीक बैठता है। संदेह करने से हम प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछने से हम सत्य तक पहुंचते हैं। डार्क एज में तो चर्च पर सवाल उठाना ही सबसे बड़ा अपराध था, लेकिन अब सवाल पूछना ही सच जानने का असली तरीका बन गया था। ये सच में बहुत क्रांतिकारी सोच थी। इस आज़ाद सोच का सबसे पहला असर साहित्य पर दिखा। अब लिखने का पूरा तौर तरीका ही बदल गया। दांते, जिन्हें डिवाइन कॉमेडी के लिए जाना जाता है, पेट्रार्क, जो मानवतावाद के पिता कहलाए, बोकासियो और बाद में शेक्सपियर जैसे महान लेखकों ने दुनिया को बेहतरीन रचनाएं दी। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब साहित्य सिर्फ कठिन लैटिन भाषा में नहीं, बल्कि आम लोगों की अपनी भाषाओं में लिखा जाने लगा। और कहानियां अब सिर्फ धर्म पर नहीं, बल्कि इंसानी जज्बातों और समाज की असलियतों पर थीं।
कला के क्षेत्र में तो जैसे जादू ही हो गया। पुरानी बेजान सी पेंटिंग्स की जगह अब एकदम असली और सजीव दिखने वाली कला ने ले ली। कलाकारों ने इंसानी शरीर को सही ढंग से उकेरने के लिए बाकायदा विज्ञान और एनाटॉमी की पढ़ाई शुरू कर दी। लकड़ी के पैनल की जगह कैनवस और ऑयल पेंट्स आ गए। लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा और माइकल एंजेलो की डेविड जैसी मास्टरपीस, ये सब इसी शानदार दौर की देन है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग पर, विज्ञान और मानवतावाद, जहां तर्क और लॉजिक ने मुख्य मंच संभाला। मानवतावाद या ह्यूमैनिज्म, ये शब्द बार बार आता है। इसका मतलब क्या है? मध्यकाल में इंसान का पूरा फोकस बस इस बात पर होता था कि मरने के बाद क्या होगा। लेकिन मानवतावाद ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया। इस फिलॉसफी ने इंसान, उसके टैलेंट और इसी धरती पर उसके जीवन को सबसे अहम माना। वर्तमान को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये विचार अब सेंटर स्टेज पर था। और इसी तार्किक सोच ने विज्ञान में तो जैसे भूचाल ही ला दिया। खगोल शास्त्री कोपर्निकस ने गणित के जरिए यह साबित कर दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में है। ये सदियों से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं पर एक बहुत बड़ी चोट थी। इसी निडर सोच के दम पर आगे चलकर गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने आधुनिक विज्ञान का रास्ता साफ किया। अब आते हैं अपने अंतिम भाग पर। ये पुनर्जागरण सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा। इसका एक बहुत बड़ा वैश्विक प्रभाव हुआ, जिसने नई दुनिया की खोज की। घटनाओं की एक पूरी चेन बन गई थी। याद है कुस्तुनतुनिया का पतन? उसकी वजह से यूरोप और एशिया का जमीनी व्यापार रास्ता बंद हो गया। अब एशिया तक पहुंचने के लिए नए समुद्री रास्तों की सख्त जरूरत थी। इसी दौरान पुनर्जागरण की वैज्ञानिक तरक्की के कारण कंपास और बेहतर जहाज बनाने की तकनीकें आ चुकी थीं। इन्हीं का इस्तेमाल करके 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और 1498 में वास्को डी गामा ने भारत तक का नया समुद्री रास्ता खोज निकाला। इसने हमारी आज की इस कनेक्टेड ग्लोबल दुनिया की शुरुआत कर दी। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर 15वीं सदी का ये पुनर्जागरण नहीं हुआ होता, अगर इंसान ने सवाल पूछना न सीखा होता, तो क्या आज की ये आधुनिक और वैज्ञानिक दुनिया कभी बन पाती? शायद नहीं। इतिहास का ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जब हम अंधी आस्था को छोड़कर तर्क और ज्ञान को चुनते हैं, तो पूरी दुनिया बदल सकती है। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।